हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। तो आज जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने डीएसएसबी के पेपर को। देखो गाइस, डीएसएसबी का रिजल्ट अभी पेंडिंग है और ईटीओ की शॉर्ट लिस्टिंग भी पेंडिंग है, डेट भी पेंडिंग है। खैर ईटीओ की ही नहीं है, साथ में सभी एग्जाम्स की है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और आपको एक होप बना के चलना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी, प्रिपरेशन का मतलब ये मैं नहीं कह रही कि आप पूरा काम धाम छोड़ के अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाओ पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको सिर्फ अपना जो भी आप कर रहे हो उसमें से आधा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 घंटे निकालने हैं और सिर्फ आपको अपना क्या करना है, जो भी मैंने कोर्स के थ्रू पीपीटी प्रोवाइड करी है, जो भी एमसीक्यू प्रोवाइड करे हैं, जो भी टेस्ट लिए हैं, सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों को रिकॉल करते रहना है ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फैक्ट है। और जब भी एग्जाम की डेट आती है तो हमको एकदम नया नया अजनबी सा नहीं लगेगा कि हाँ अब क्या पढ़ना है, सब कुछ हमारे हाथ में होगा, हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो उसी कोशिश के चलते मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको डीएसएसबी के पेपर जो भी था हमारा हुआ था दिल्ली वाला, बहुत लोगों ने भरा था, बहुत लोगों से मिस हो गया था। तो देखो गाइज, इसमें क्या करना है, जिन्होंने पेपर दिया था, जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, वो सब के सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि अपने आगे आने वाले जो भी प्रिपरेशन है, एग्जाम्स हैं, उनको अच्छे तरीके से टैकल कर पाएँ। नई नई क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, नए नए ऑप्शंस क्या क्या नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और मैं एक ना बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पेपर को करके दिखाऊंगी कि व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू सॉल्व एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यूट्यूब पे कराते हैं, तो वो सिंपली क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं और उसका आंसर रीड कर देते हैं। क्या ये क्या तरीका है कराने का, मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि क्या मतलब बनता है, वो तो आपको पता ही है, क्वेश्चन सामने है, आंसर सामने है। लेकिन जब तक आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हो, उसके जितने भी सेक्शन हैं, 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में क्या क्या और नए क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर उसमें कोई ऐसा वर्ड है जैसे कि हमें नहीं पता तो हम उसको थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज द माई स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू मैं सारी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी जो भी ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड नई वैकेंसीज हैं या फिर ईटीओ से रिलेटेड एसएसबी के रिजल्ट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रहोगे। और टाइम टू टाइम मैं भी कंटेंट को थोड़ा अपग्रेड कर रही हूँ, अपने टाइम को निकाल के पढ़ाई को भी मैनेज करना है, जॉब को भी मैनेज करना है और चैनल को भी मैनेज करना है, तो मेरे पास 3 3 चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। देखो, आएगी वीडियो और ये पेपर मैं पूरा अच्छे से कराऊंगी और एक रिवीजन सीरीज भी मैं साथ में कंटिन्यू कर रही हूँ इसके साथ, ताकि जो भी 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपको मिलता है उसके साथ आप इस चीज़ को रिवाइज कर सको, ठीक है। अब तक की इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली। और जिन लोगों को भी ऑप्टोमेट्री का कोर्स चाहिए, वो ये कोर्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि ईटीओ की प्रिपरेशन हो, ये कोर्स आपकी ऑप्टोमेट्री की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसमें भी अगर आपको पता है कि आप कॉलेज जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कॉलेज प्रॉपर तरीके से बहुत लोग नहीं जा पाते, तो वो भी इस कोर्स को लेके अपनी ऑप्टोमेट्री की नॉलेज को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट ओनली फॉर द प्रिपरेशन, दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग, करंटली कॉलेज में हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ऑप्टोमेट्री का एग्जाम या फिर ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, डीएसएसबी के पेपर में ना चार आज जो हम डिस्कस करने वाले चौथी डिसिप्लिन डिस्कस करें, यहाँ पे दिया हुआ सेक्शन वाइज दिया गया था, तो उसमें कई तरह के सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह से कई सेक्शन है। तो आज हमने सेक्शन 4 को उठाया, सेक्शन 4 के 10 क्वेश्चन, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन थे। और जो हमारा डिसिप्लिन 4 है, इसके हम 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, देन 10 क्वेश्चन 1 2 दिन में आएगा, फिर ऐसे कर करके 10 क्वेश्चन। ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है गाइज, इसमें से आप कम से कम 30 40 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छे से देखिएगा और जो भी आपके नोट्स थे प्लीज़ वहाँ पे इन सारी चीज़ों को नोट करिएगा, जो भी आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है, नई नॉलेज मिल रही है, ठीक है, तभी आप इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज, एक मिनट, वेट वेट गाइस। ओके, तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो व्हाट इज द प्रेफर्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर द अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया विद अ हाई ACA रेशियो। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमें बतानी है किसकी, अकोमोडेटिव एजोट्रोपिया की। तो एजोट्रोपिया सबसे पहले तो क्या ही होता है ये जान लो।
तो स्ट्रैबिस्मस हमारा एक्सो और इजो दो टाइप में हमने बांट रखा है। इजोट्रोपिया का मतलब ही होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई, हम जानते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे कह रहा है टर्म अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया के मैनेजमेंट का क्या प्रेफर्ड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है इन चारों में से। क्या करोगे आप अगर किसी पेशेंट को आपके पास आता है और उसको अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया है, तो आप किस तरह के ग्लास को प्रिस्क्राइब करोगे जिसमें कि हाई ACA रेशियो है। ACA रेशियो क्या होता है अब यहाँ से समझना है। यहाँ पे मैंने अलग से अटैच कर रखा है ताकि आप उसकी प्रॉपर, या ये आपको नोट करना है अपने जो भी पर्टिकुलर नोट्स है उसमें कि हाई ACA रेशियो क्या होता है। तो हाई अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस, ACA का क्या मतलब है, अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस एंड स्लैश अकोमोडेटिव अकोमोडेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा हाई ACA का मतलब। इसका मतलब क्या होता है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ फोकसिंग एफर्ट, यानी जितना पेशेंट अपने आई को फोकस करने के लिए एफर्ट लगा रहा है, देयर इज एन एक्सेजरेटेड इनवर्ड टर्निंग ऑफ द आई, यानी उससे ज्यादा जितना कि वो फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा उसकी कन्वर्जेंस निकल के आ रही है, यानी कि अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया है प्लस उसको हाई ACA रेशियो है, यानी एक तो आई उसकी इनवर्ट जा रही है अकोमोडेशन की वजह से, लेकिन जितना वो अकोमोडेशन लगा रहा है उससे ज़्यादा जा रही है, यानी जो उसकी कन्वर्जेंस पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के पेशेंट को हम क्या देते हैं, प्रोग्रेसिव ग्लासेस देते हैं, ठीक है। आंसर क्लियर है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नेम द रिफ्रैक्टिव एरर नोट ड्यू टू द एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। तो ये मैंने आपको कराया था अकोमोडेटिव एनॉमलीज में, जब मैंने पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि जो हमारी अकोमोडेशन की वजह से जो भी हमारे रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं उसमें हमने पढ़ाया था सूडोमायोपिया के बारे में, ठीक है। तो जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अकोमोडेट करता है तब हमें सूडोमायोपिया होता है। प्रेसबायोपिया किसका एनॉमलीज है, एज रिलेटेड एनॉमलीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इसका थर्ड होगा, सही होगा सेकेंड क्वेश्चन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द वर्टेक्स पावर। क्या कह रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो कि वर्टेक्स पावर को, एक्सिस डायरेक्शन को, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक लेंस है उसमें क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है कि फोसीमीटर, हमारा फोसीमीटर किसको कहते हैं, लेंसोमीटर को कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। लेंसोमीटर क्या करता है, वर्टेक्स पावर निकालते हैं हम उससे, एक्सिस की डायरेक्शन पता करते हैं, ऑप्टिक सेंटर जो ऑप्थेल्मिक लेंस होता है उसके ऑप्टिकल सेंटर की भी बात हम लेंसोमीटर के थ्रू ये सारी चीजें निकालते हैं। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका आंसर हो जाएगा। पर यहाँ आता है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पोटेंशियल एक्विटी मीटर। ये क्या होता है भाई, और ये है प्लेसिडो डिस्क। ये क्या होता है, टोनोमीटर तो हम जानते हैं, चलो इजी सा है ये दो ऑप्शन, लेकिन ये क्या है। तो इन ये जो फर्स्ट है सेकंड है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो द पोटेंशियल एक्विमीटर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द विजुअल potential of a eye especially in the patient who have media opacity, यानी किसी पेशेंट को कॉर्नियल क्लाउडिंग हो रखी है या फिर किसी तरह की कोई भी मीडिया ओपेसिटी हो रखी है, उसके कटरैक्ट हो रखा है, कुछ भी इस तरह का हो रखा है, तब हम इस जो हमारा एक्विटी मीटर है, पोटेंशियल एक्विटी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एक्विमीटर का हमने बात कर लिया। एंड फोर्थ आता है प्लेसिडो डिस्क। इसका कहाँ पे हम यूज करते हैं, यहाँ पे गलत हो गया आपको, पर्पस देखो प्लेसिडो डिस्क का क्या होता है, इट इज यूज्ड इन अ कॉर्नियल टोनोमेट्री। कॉर्निया की जब हम टोनोमेट्री करेंगे वहां पे यूज करते हैं, उससे क्या इवेल्युएट करते हैं, शेप ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर सरफेस, हेल्प टू डायग्नोसिस इरेगुलरिटी सच एज केराटोगोनस एंड स्टिग्मेटिज्म। तो इन सारी चीजों को हम प्लेसिडो डिस्क से मैनेज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, शेप क्या है कॉर्निया का, ये सारी चीज़ें इवेलुएट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो ये दो नई नॉलेज थी, इसको आप अपने नोट्स में क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द नियर ट्रायड। देखो आपने सुना होगा डुप्लेट्स, ट्रायड्स, ट्विंस, ये सब चीज़ें सुनी होंगी। तो ये बात करता है बेसिकली टर्म की, तीन चीज़ें हैं जो हम नियर ट्राइड्स क्या होते हैं। तो जब हम नियर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हम तीन तरह की एक्टिविटी हमारे आई में परफॉर्म होती है, दैट इज कन्वर्जेंस एंड पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन एंड अकोमोडेशन। इसी की बात कर रहा है कि वो तीन एक्टिविटी कौन सी हैं। अगर आपको नहीं भी पता था ना तो इस ऑप्शन को सिर्फ आप देखते, ऊपर से नीचे 4 ऑप्शन थे, यहाँ पे 2 चीज़ें, कंस्ट्रक्शन, ये हम कंस्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल है, यहाँ कन्वर्जेंस ऑफ आई, ये 2 ही हैं। यहाँ पे एक ही अकोमोडेशन ऑफ लेंस, यहाँ कन्वर्जेंस है, यहाँ अकोमोडेशन है। सिर्फ 3 अगर फिनोमिना की बात की जा रही है तो ऑप्शन फर्स्ट में बात की जा रही है। तो अगर नॉलेज नहीं भी थी तब भी जो आंसर है वो किया जा सकता था। तो
तो अभी से याद रखेंगे कि नियर ट्राइड्स क्या होते हैं, यानी जब हम नियर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो हम तीन फिनोमेना हमारे आई में एक साथ परफॉर्म हो रहा होता है, दैट इज कन्वर्जेंस, और हमारा क्या है, पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन हो रहा होता है एंड अकोमोडेशन हो रहा होता है। इसी को हम नियर ट्राइड्स कहते हैं। ओके, क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल सिनाइल कैटरैक्ट। तो भाई साहब, कॉर्टिकल सिनाइल कैटरैक्ट के फॉर्मेशन के लिए कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए पढ़ो, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इन अ लेंस। क्या क्रिस्टल लेंस, अब इससे भी कटरैक्ट होता है, लेंस की क्लाउडीनेस आएगी यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है तो, लेकिन यहाँ पे कॉर्टिकल सिनाइल कटरैक्ट की बात की जा रही है। तो कॉर्टिकल सिनाइल कटरैक्ट बेसिकली होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लीडिंग टू प्रोटीन एग्रीगेशन, यानी जो हमारा लेंस का प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं और हम डिजीज़ के एक्सपोजर में आते हैं, वैसे ही वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है हमारी प्रोटीन पे, उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कॉर्टिकल सिनाइल कटरैक्ट होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉमन कटरैक्ट में आता है। ऑटो इम्यून रिएक्शन अटैकिंग ऑन द लेंस फाइबर, तो इससे हमें देखने में क्या होगा, ये कुछ तरह की डिजीजेज हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, इससे भी लेंस के जो फाइबर होते हैं उनमें क्या आता है, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, अकोमोडेशन पे ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, कटरैक्ट फॉर्मेशन में इनका कोई मेजर रोल नहीं होता है। इंक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर, अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, इंट्राओकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो ग्लूकोमा होता है, कटरैक्ट इसका लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रोटीन एग्रीगेशन कराने के लिए कौन कौन सी डिजीज रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमारी एल्जिमर डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है और हिंगस्टॉन डिजीज़ है। ये तीन डिजीज़ जो होती हैं वो हमारे लेंस के प्रोटीन का एग्रीगेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसे नोट कर लो, कहीं कहीं पे पूछी जा सकती है, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन अ ट्रायल लेंस सेट इज यूज फॉर द स्टिग्मेटिज्म। अब ये डीएसएसबी ने यहाँ पे कर दिया है खेल, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन 3 को सही माना है, पर ऑप्शन 4 भी तो सही है भाई, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर को भी तो हम स्टिग्मेटिज्म के ट्रायल लेंस सेट में यूज़ करते हैं, जब हम स्टिग्मेटिज्म के पेशेंट को डील करते हैं तो हम इसको भी तो रिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने ऑप्शन 3 माना है, तो ये तो ऑप्शन आपको क्लियर ही होगा, ये ईजी सा क्वेश्चन था। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट की, द न्यूट्रल डेंसिटी फाइबर। भाई ये क्या होता है, ये तो मैंने पहली बार सुना, तो ये मैंने थोड़ा सर्च किया और आपको इस पे, ये क्या करता है, जो हमारे न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं एक्सेस विजुअल एक्विटी को एक्सेस करने के लिए एंड ऑप्टिक नर्व फंक्शन को एक्सेस करने के लिए इनका यूज़ होता है। एक नई चीज़ हमें मिली, नई चिड़िया मिली है, तो नई चिड़िया को आप अपने नोट्स में ऐड कर लोगे। एंड मल्टीपल पिन होल्स, नहीं भाई ये स्टिग्मेटिज्म में यूज़ नहीं होता, सिंपल सा गलत हो गया। ऑप्शन 3 कह रहा है स्टेनोफिक स्लिट, तो ये हम यूज़ करते हैं, और जेसीसी हम जैक्सन क्रॉस सिलेंडर को भी रिफाइन करने में यूज़ करते हैं। लेकिन ऑप्शन 3 क्यों सही होगा, क्यों, क्योंकि जो स्टेनोपिक स्लिट है इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को पर्टिकुलरली फाइंड आउट करने में, और दूसरे को हम यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने में नहीं, रिफाइनिंग में करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन 4 जो है वो थोड़ा सा कि हाँ चलो, फाइंड आउट करने के लिए हमें थर्ड चाहिए, यानी ये नेसेसरी है, ये नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन रिफाइनिंग में ये यूज़ किया जाता है, तो दोनों ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे इन्होंने सही माना है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन 7 की बात कर लेते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ रेटिनोस्कोप, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन भाई, 2 हैं, स्पॉट है और स्लिट है, दो तरह के रेटिनोस्कोप हमारे मार्केट में प्रेजेंट है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 8 हमारा रिफ्लेक्टिव प्लास्ट, हमारा जो CR39 है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की गई थी, तो यहाँ पे 1.48 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसमें भी कुछ हमको जानना आगे पीछे नहीं है, सिंपल सा याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्रोमेटिक एबरेजन इन आई, बहुत अच्छे से क्रोमेटिक एबरेजन को मैंने पढ़ा रखा था, ठीक है। तो क्रोमेटिक एबरेजन इन आईज प्राइमरली कॉज बाय द विच फैक्टर, सबसे पहले चारों ऑप्शन पढ़ना शुरू करो। क्रोमेटिक एबरेजन होता क्यों है और किसकी वजह से होता है, ये अगर थोड़ा सा पता है ना कि क्रोमेटिक एबरेजन होता क्या है, तो ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट करके निकल जाएंगे यहाँ पे। वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर की डेंसिटी अगर वेरी करेगी ना तो हमें क्या होगा, इसका लिक्विफिकेशन हो सकता है विट्रियस का, और हमारा पीवीडी हो सकता है, विट्रियस क्या हो सकता है, डिटैच हो सकता है, लेकिन हमारा क्रोमेटिक एबरेजन नहीं होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटो रिसेप्टिव सेल इन रेटिना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फोटो रिसेप्टिव सेल कौन सी है, रॉड है और कोन है,
रॉड कोन अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो हमारे विजन पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन क्रोमैटिक एब्रेजन पे कोई लेना देना नहीं है उससे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। हाँ, अब क्रोमैटिक एब्रेजन, क्रोमा मतलब कलर ही होता है, तो कलर हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट से डिसाइड होता है, और अगर हम वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं, उसमें डिफरेंसेस आने लगते हैं, तो यहाँ पे क्रोमैटिक एब्रेजन कॉज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इम्परफेक्शन ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, तो इम्परफेक्शन आएगी तो स्टिग्मेटिज्म होगा, सिंपल सी बात, खत्म। चारों ऑप्शन खत्म, ऑप्शन थर्ड क्या होगा, जो होगा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट इज द स्टिमुलाई ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को स्टिमुलेट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। भाई देखो, अकोमोडेशन को स्टिमुलेट करने के लिए ना हमें 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो पहले इमेज को ब्लर कर देते हैं, दूसरा इमेज की अगर हम डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं तब भी उससे भी अकोमोडेशन क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, टॉर्शन इन इमेज नहीं, क्लियर इमेज होगी तो अकोमोडेशन क्यों ही स्टिमुलेट होगा। ब्लर इमेज जो हमारा बेसिक अकोमोडेशन का स्टिमुलाई होता है वो ब्लर इमेज होता है। डबल इमेज में भी, डबल इमेज भी करेगी, स्टिमुलेट करेगी अकोमोडेशन को, पेशेंट कोशिश करेगा, डबल इमेज बन रही है तो उसको प्रॉपर एक इमेज बनाने की या उसको अकोमोडेट करके सही तरीके से देखने की। लेकिन जो है ब्लर इमेज जो होती है ना, वो प्रॉपर तरीके से स्टिमुलाई का काम करती है अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ब्लर जो इमेज होती है वो ट्रिगर करती है अकोमोडेशन टू एडजस्ट द लेंस शेप एंड ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द फोकस। क्या करती हैं, हमारी लेंस को एडजस्ट करने, शेप को एडजस्ट करने लगती है हमारी आई, ताकि जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस कर सके। ये होता है ब्लर इमेज से। चलिए, तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इस वीडियो के नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो कोर्स ले सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी जिसमें हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।